हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की। सबको याद होगा, जिसमें बच्चों हम चाइना के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे थे। अब हमें चाइना में ही आगे बढ़ना है और चाइना की जीडीपी ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज चाइना हम फिनिश कर देंगे। एक चाइना की डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, वो हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो तीनों कंट्रीज की हम एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो उससे तुम्हें लर्न भी रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी जीडीपी ग्रोथ। सभी लोग ध्यान से पढ़ना। चाइना की जीडीपी ग्रोथ के बारे में कुछ डेटा है जो हमें लर्न करना है। क्या है बच्चों? इन द ईयर 2017, China's nominal GDP was estimated to be 21.41। बात समझ में आ गई? जो चाइना का जीडीपी था वो कितना था? 21.41 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि बच्चों इसको बना देता है दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके, 2017 में दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना ही थी, और इसका जो जीडीपी था वो कितना था? 21.41 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ओके, नंबर वन था यूएस एंड नंबर टू चाइना। ओके, कौन लिख रहा है चैट में? क्या लिख रहा है बेटा? मैं देख नहीं पा रहा हूं अभी। यश, रिज्वाइन कर ले, आवाज आ जाएगी। ये रिकॉर्डिंग भेजने का कोई सिस्टम नहीं है, वापस रिज्वाइन कर। ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को आती नहीं, तुमको कैसे आ जाती है यार? समझ नहीं आती बात मुझे, आवाज नहीं आ रही। चलो, ध्यान से देखना आगे। चाइना's economy has grown at increasingly faster rate since introduction of economic reforms in 1978। बच्चों, हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, तुम्हें याद होगा। एलपीजी लेके आए थे हम लोग, है ना? ये हमसे आगे थे इस मामले में, और इन्होंने जरूरत पड़ने पर अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म कब से स्टार्ट कर दिया था? 1978 से ही इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट कर दिया था, है ना? और तभी से इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी, बहुत तेजी से। इवन हम भी उस टाइम पीछे रह गए। ओके, क्योंकि हमने तब तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। ओके, तो इनका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो था वो कब हुआ था? 1978 में। तब से लेके अभी तक इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, 1979 to 1999 was growing at an average annual rate of 9.7%। बेटा बहुत बड़ी बात होती है ये। इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी 1979 से 99 तक? एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 9.7%, जिसमें ये हाईएस्ट पे भी पहुंचे थे। हाईएस्ट था 15.2% 1984 में। बेटा 15.2% जीडीपी ग्रोथ, सोच के देखो कितना ज्यादा होता है ये। 15.2% बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट होती है ये। हम 6-7 के अराउंड ही घूमते रहते हैं, और 7% कभी अचीव हो जाए तो हम समझ लेते हैं बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया हमने, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन लोगों ने 15.2% अचीव किया था 1984 में। ओके, और इन्होंने इसी पीरियड में लोएस्ट भी देखा था बच्चों, और लोएस्ट था 3.8। ओके, 1990 में। तो कुल मिला के इनका जो पीरियड था 79 से 99, इसमें जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 9.7% थी। ओके, और बच्चों ये सब किसकी वजह से हुआ था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हुआ था इंडिया। ओके, वो अपने अच्छे इफेक्ट्स भी लेके आता है और अपने बुरे इफेक्ट्स भी लेके आता है। एक ना एक बार उसका साइड इफेक्ट भी जरूर होता है जो हर कंट्री को झेलना पड़ता है। तो इन्होंने भी झेला था, इनकी ग्रोथ रेट कम भी हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मेंटेन किया, और एवरेज ग्रोथ रेट इनकी कितनी थी? 9.7% थी। ओके, आगे बढ़े। चाइनाज ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग 1980s कैन बी एट्रीब्यूटेड टू नंबर वन। अब कुछ जरूरी बातें बच्चों ध्यान से पढ़ना है इनको। क्या है ये? A surge in foreign direct investment (FDI) due to China's trade and investment reforms and setting up special economic zones (SEZ) जिसको कहा जाता है, which offered all the amenities, relaxed labor and tax laws to the investors, which in turn made China a lucrative destination for foreign direct investment। बच्चों, जिस एफडीआई को लेके हम लोग 2000s में जागे थे, हमसे 20 साल पहले ये लोग जाग चुके थे एफडीआई को लेके, है ना?
और इन्होंने अपने यहाँ पे एफडीआई के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए थे। और जिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हमने अर्ली 2000s में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, चाइना ने ये 1980 से ही करना शुरू कर दिया था। और बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, सबको पता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब है आप कुछ सेक्टर्स को कुछ रियायत, कुछ छूट देते हो कि अगर इन सेक्टर्स में इंडस्ट्री लगाई जाए या फैक्ट्रीज लगाई जाए तो आपको जो लेबर मिलेगी वो भी कम प्राइस पे मिलेगी, टैक्स देना पड़ेगा वो भी कम प्राइस इलेक्ट्रिसिटी पे देना फ्री। पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको चीपर रेट पे मिलेगी, फ्री नहीं मिलेगी बेटा, चीपर रेट्स पे मिलेगी, है ना, आपको सस्ती कीमतों पे मिल जाएगी। कुल मिला के अगर आप सेस में आते हो तो आपको बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा। और बच्चों ये जो सेस का तरीका था ये इन्होंने 1980s में ही अपना लिया। अब देखो ये हमसे सोचने में आगे थे इसीलिए आगे बढ़ गए ये, है ना। अब पता है इसका असर क्या हुआ? बच्चों जिस कंट्री में सेस डेवलप होते हैं अच्छे से, उस कंट्री में एफडीआई आता है, अचानक से तेजी से एफडीआई आता है ना। और जब एफडीआई किसी कंट्री में आता है तो वहां के लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और वहां के जीडीपी बढ़ता है, सबसे बड़ी बात। इसीलिए बच्चों चाइना हमसे आगे क्यों है? क्योंकि जब इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, इन्होंने रिलैक्सेशन देना शुरू किया, तो बच्चों जो बड़े बड़ी कंट्रीज थी ना, वो कंट्रीज ने आना पसंद किया चाइना में, और वो आकर के अपनी फैक्ट्री, अपना हब कहाँ पे ओपन करते थे? चाइना में आकर के ओपन करते, वहीं से अपना प्रोडक्शन करते थे और वहीं से ऑल ओवर द वर्ल्ड वो अपना प्रोडक्ट बेचते थे। और उस पर टैगलाइन लिखी होती थी मेड इन चाइना, जो तब से बहुत चल रही है। उसी के बेसिस पे आज हमने जाके मेड इन इंडिया का शुरू किया है ना। हमने क्या मतलब है तो 2014 में मोदी जी ने किया है ना। लेकिन फिर भी हम स्टिल लेट है, लेकिन जब जागो तब सवेरा, है ना। कोई नहीं, हम भी कभी ना कभी तो आगे बढ़ेंगे इसे, हमें तो अपने संभालनी बस। ठीक है बेटा, तो एफडीआई में उछाल आया, क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए थे। सेकंड फायदा क्या हुआ बच्चों इसका? एक्सपोर्ट ड्रिवन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बच्चों इनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उसका पूरा फोकस किस पे था? डोमेस्टिक यूज पे नहीं, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे नहीं, इनका पूरा फोकस था एक्सपोर्ट पे। क्योंकि इनको एक फंडा समझ में आ गया था शुरू में कि जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास होगी उतना जल्दी हम ग्रो करेंगे वर्ल्ड में, और सभी को पीछे हमको छोड़ना है। हम अपनी संभालते रह गए, हमारी कमी क्या रही कि हम सिर्फ अपनी संभालते रह गए। अगर आप 10 का टारगेट लेके चलते हो ना तो आपको 8 अचीव होता है, लेकिन अगर आप 20 का टारगेट लेके चलते हो तो आपको ऑटोमेटिकली 10 से ऊपर अचीव हो जाता है। इन्होंने टारगेट ही क्या रखा? इनको बड़ी बड़ी कंट्रीज से क्या करना था? कंपटीशन करना था। और जब बड़ी बड़ी कंट्रीज से कंपटीशन करते हो तो खुद का भला तो हो ही जाता है, और आप साथ वाली जो कंट्रीज हैं छोटी छोटी, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इनको तो आप ऑटोमेटिकली पीछे छोड़ देते हो। तो इन्होंने जो अपना प्रोडक्शन था वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन्होंने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं, किसके लिए इन्होंने ज्यादा किया? एक्सपोर्ट के लिए। China achieved a tremendous growth in exports and emerged as the largest manufacturer and exporter of goods in the world by 2010। और बच्चों इसी की वजह से, इनकी ये जो पॉलिसी थी एक्सपोर्ट ड्रिवन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसी की वजह से चाइना ने एक मुकाम हासिल किया। कौन सा? कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बन गया गुड्स का। कब? 2010 तक दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। सोचो, कहाँ तो ये हमसे 2 साल बाद आजाद हुए थे। इन्होंने हमारी जो एक तरह से देखा जाए 5 इयर्स प्लान वगैरह सब हमारे साथ में शुरू किए इन्होंने। जो रास्ता था हमारे साथ चलना शुरू किया था, फिर भी ये हमसे 20 साल आगे पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग बहुत आगे की सोचते थे और इन्होंने कुछ रिस्की कदम उठाए जो हम डरते गए उठाने से। और एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी थी कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट हमारे यहाँ कौन सी थी? फैमिली वाली थी। तो वो क्या, देखो जब एक एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है ना, जिसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, तो वो फ्रीली काम करते हैं जैसा आज होता है। लेकिन पहले जो गवर्नमेंट, वो क्या है कि वो करते थे काम, ऐसा नहीं काम नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उन्होंने काम तो किया है, लेकिन वो साथ में अपनी फैमिली का भला भी करते थे। और वो फैमिली से ऊपर उठ के कंट्री को नहीं देखते थे, इसीलिए वो रिस्की जो एक डिसीजंस होते हैं ना उनको नहीं ले पाते थे। अभी 2014 से तुम देखो कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी कोई फैमिली थोड़ी ना बीजेपी वालों की, है ना। ये तो एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, इनके पास तो बहुत बहुत कैंडिडेट है, सबको काम करके दिखाना है और ये कंट्री के बारे में सोचते हैं, है ना। तो बच्चों ये बहुत रिस्की सिचुएशंस होती हैं जिनको आपको हैंडल करना पड़ता है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, जैसा चाइना में हुआ।
क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सिर्फ कंट्री के बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं सोचती, है ना। तो ये हमसे एक चूक हो गई बहुत बड़ी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स विच गेव चाइना अ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ये वही पॉइंट है बच्चों, लेबर फोर्स वहां पे पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सस्ती है। आपको जो वहां पे मजदूर मिलेंगे ना काम करने को, अपनी फैक्ट्री में लगाने को, वो सबसे सस्ते मिल जाएंगे आपको। चाइना ने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है ताकि उसके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। ओके, सभी को एम्प्लॉयमेंट वहां पे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने सस्ती रेट पे एम्प्लॉयमेंट क्या करवाया हुआ है, लेबर फोर्स अवेलेबल करवाई हुई है। ओके, और बच्चों इसका सीधा फायदा किसको होता है? चाइना की इकोनॉमी को होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे आती है, अपनी फैक्ट्री लगाती हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी तक? ये हम लोगों ने जीडीपी ग्रोथ के बारे में पढ़ा है। इसमें मेन पॉइंट ये था कि 1979 से 1999 तक इनकी जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 9.7%, जिसमें इन्होंने हाईएस्ट पीक भी देखा और लोएस्ट भी देखा। और पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि इनकी जो इकोनॉमी है वो 21.41 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब 2017 में थी। और दूसरी बात, इन्होंने तरक्की करना कब शुरू किया? जब इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्टार्ट किया 1978 में। ओके, अब जीडीपी ग्रोथ इनकी क्यों हुई, इसका ब्रेक थ्रू जब हमने किया बच्चों, तो इसके 3 रीजन थे जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट हुई। पहला कि इन्होंने सेस डेवलप किए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी वजह से इनके पास बच्चों एफडीआई आया और एफडीआई की वजह से वहां पे तरक्की हुई। दूसरा, इनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो कैसा था? एक्सपोर्ट ड्रिवन, है ना, ना कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। तो इन्होंने टारगेट शुरू से क्या रखा? एक्सपोर्ट करने का, तो इनके पास फॉरेन करेंसी आई और इनकी कंट्री तरक्की करती गई। और तीसरा पॉइंट कि लेबर फोर्स यहाँ पे चीप मिलती है, इसीलिए हर कंपनी यहाँ पे आके अपना फैक्ट्री लगाना चाहती है। ओके बच्चों, बताएं क्या जीडीपी वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस और नो? सर पीपीपी क्या है? जीडीपी पीपीपी? बेटा वही होता यस है, वो सर। पर पर्सन होता है ना। उसको जीडीपी बोल सकते हो, पर पर्सन प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, पीपीपी, पर पर्सन प्रोडक्शन। ठीक है, बोलो क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? जीडीपी ग्रोथ रेट, एंड सर स्पेशल यस सर। इकोनॉमी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप कुछ इंडस्ट्रीज को इस जोन में डालते हो। अगर इन इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है या फैक्ट्रीज लगाई जाती है तो आपको कुछ छूट मिलती है, आपको टैक्स कम देना पड़ता है, आपको लेबर फोर्स सस्ते मिल जाती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी सस्ते मिलती है, बहुत सारे रिलैक्सेशंस आपको मिलते हैं अगर आप सेज में लगाते हो। सेज में क्या आएगा ये उस कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सेज में क्या आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। सेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्या? देखो बेटा, मैंने फिर तुमको बोला था स्पेशली स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, आपको नॉर्मल आंसर पूछेगा। लेकिन 4 मार्क्स में से अगर आप नॉर्मल आंसर लिखोगे बिना डेटा के तो आपको बहुत आराम से 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे। यस सर। लेकिन बेटा अगर आप विद डेटा लिखोगे ना, जिनका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का है ना, याद रखना, जिनका टारगेट इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 का है ना, उनको 100 आउट ऑफ 100 तभी मिल सकते हैं जब आपको इंडियन इकोनॉमी में 40 आउट ऑफ 40 मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और इसमें आपको तब मिल सकते हैं जब आप डेटा का यूज करोगे, आपसे स्पेशली पूछा नहीं जाएगा। देखो स्पेशली पूछता है तो क्या पूछता है, ईयर्स वगैरह पूछता है ना, वो तो हम याद कर ही लेंगे। जो डेटा अलग से पूछा जाता है वो तो मैं तुम्हें एंड में एक शीट देके जिसमें पूरे सब्जेक्ट का डेटा होगा वो मैं तुम्हें लर्न करवाऊंगा बेटा के, वो सबसे पूछूंगा, वो अलग चीज है। लेकिन बच्चों ये जो है ना डेटा नॉर्मल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसको लिखते हो डेटा को, तो बच्चों इससे आपकी जो आंसर शीट है वो अट्रैक्टिव बनती है और आपको 4 आउट ऑफ 4 पूरे मिल जाएंगे, आपको 3 आउट ऑफ 3 पूरे मिल जाएंगे, 5 आउट ऑफ 5 पूरे मिल जाएंगे, मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे डेफिनेटली, अगर आप ऐसा करते हो तो, है ना। हाँ, और बशर्ते डेटा भी सही हो, ऐसा नहीं तीर में तुक्का लगा के कुछ भी डेटा लगा के आ गए। अगर सामने वाले को नॉलेज हुई और उसने देख लिया तो ये मान के चलो कि गए आपके नंबर, बोले ये ओवर स्मार्ट बन रहा है, नंबर काटो इसके, है ना। डेटा लर्न करोगे तो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर लैंग्वेज में आपने कुछ गलत लिखा होगा बच्चों, ये भी एक बात है, अगर लैंग्वेज में आपने थोड़ा बहुत गलत लिखा होगा, लेकिन अगर डेटा आपने सही लिख दिया और सामने वाला इंप्रेस है तो स्टिल आपको 4 आउट ऑफ 4 दे देगा वो, ये ध्यान रखना। डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है, अलग से नहीं पूछेगा आपसे। चलो
नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, और ये है आपका सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब बच्चों ये थोड़ा सा मैं तुम्हें कंपेयर करके ही पढ़ाऊंगा, मतलब चाइना और पाकिस्तान, इंडिया, तीनों की हम यहाँ हल्की हल्की बात करेंगे, है ना। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। बच्चों सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और ट्रेशरी सेक्टर है, इन तीनों में आपकी पॉपुलेशन का कितना बड़ा पार्ट लगा हुआ है, और साथ ही साथ आपके जीडीपी में किस सेक्टर का कितना शेयर है। तुम याद करो इंडिया के लिए कितना था, ये हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, अगर तुम्हें याद हो तो। ऐसी टेबल वहां पे भी आई थी जहां पे ओनली इंडिया के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने तुम्हारे साथ शेयर भी की थी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये याद रखना कि हमें तीनों कंट्रीज के लिए पढ़ना है। हम ये पढ़ रहे हैं कि आपकी जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन में से कितना पार्ट प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है, मतलब कि एग्रीकल्चर एंड इट्स ऑक्सिलरी एक्टिविटीज, कितना पार्ट आपके आपके सेकेंडरी सेक्टर में लगा हुआ है, जिसका मतलब है आपके मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज वगैरह में, और कितना पार्ट आपकी ट्रेशरी सेक्टर में लगा हुआ है, जिसका मतलब है सर्विस सेक्टर। ओके, और कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना, कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये भी हमें देखना है। मैं चाहता तो बच्चों इसकी लैंग्वेज लिखवा देता, अभी मैं लैंग्वेज लिख के लाता यहाँ पे, लेकिन मैंने ये दो चार्ट तुम्हारे साथ शेयर किए हैं, क्योंकि अगर तुम ये चार्ट देख के समझ लोगे तो तुम्हें लैंग्वेज अपने आप लिखने में आ जाएगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो जरा सभी लोग समझने की कोशिश करें। पहले ये दो लाइन हम पढ़ते हैं, इससे तुम्हारा बेस क्लियर होगा। फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखी है? इन 1980s पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर इन चाइना व 80%। बच्चों यहां से शुरू करना, देख लो तुम। चाइना में टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट लगा हुआ था एग्रीकल्चर में? 80%। मतलब अगर मैं बोलूं प्राइमरी सेक्टर में कितना लगा हुआ था, प्राइमरी सेक्टर में इनका लगा हुआ था 80%। और बच्चों ये बात कब की है? जब ये लोग शुरू किए ही थे क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, अब देखना इसका इफेक्ट क्या हुआ। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो चाइना की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ चाइना एनकरेज्ड पीपल टू फॉलो ऑक्यूपेशंस अदर देन फार्मिंग। वहां के लोगों को इन्होंने एनकरेज किया कि आप थोड़ा यहां से हटके, फार्मिंग से हटके कुछ और भी करना सीखो, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब आप करना सीखो, आप दूसरे सेक्टर्स में जाना सीखो। आप सिर्फ फार्मिंग पे मत अटके रहो, मतलब आप स्टक रहोगे ना, जो चीज हमने गलती की, हम स्टक हो गए, है ना, और हम कुछ कर नहीं पाए। और बच्चों इसका एक रीजन भी है, मैं तुम्हें बताऊं। इसका रीजन एक अगर मैं तुम्हें बताऊं, इसका रीजन ये है कि जो चाइना में जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना, वो भी कम है ना, वो इजीली मूव कर सकते हैं। चाइना का जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो उनके टोटल लैंड का 10% है बच्चों। अब तुम सोच के देखो, टोटल लैंड जो है उसका 10% ही एग्रीकल्चर लैंड है बस। ओके, और जो इनकी पॉपुलेशन है उसका 80% काम करता था। तो तुम सोचो उस टाइम चाइना को कितना नुकसान होता होगा। इसीलिए इन लोगों ने मूव किया, और मूव करके ये दूसरे सेक्टर्स पे गए। अब बेटा एक बहुत जरूरी पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, जो ध्यान से सुन लेगा उसको सब समझ में आ जाएगा। मूव करके इंसान कहाँ जा सकता है, मुझे बताओ। प्राइमरी से मूव करके इंसान कहाँ जा सकता है? या तो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, या जाएगा ट्रेशरी सेक्टर में। बात समझ में आ गई? या तो सेकेंडरी में जाएगा या ट्रेशरी में जाएगा, या तो मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे आप, या फिर सर्विस सेक्टर में जाओगे। यही दो जगह जा सकते हो बस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ चाइना का क्या हुआ। बेटा चाइना के जो पॉपुलेशन थी, उन्होंने जब मूव किया तो वो लोग कहां पे आए? प्राइमरी का बड़ा पार्ट शिफ्ट हुआ सेकेंडरी में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में। बोलो क्या ये बात सबको समझ में आई? प्राइमरी सेक्टर से कहां शिफ्ट हुए ये? सेकेंडरी में। भाई ऑब्वियसली जब आप एग्रीकल्चर छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ना, तो प्राइमरी से आप कहां गए? सेकेंडरी में। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमारे यहाँ पे जो बच्चों शिफ्टिंग थी ना, वो प्राइमरी से पता है कहां पे हुई? ट्रेशरी सेक्टर में हुई। बोलो क्या ये बात सब लोग याद रखेंगे? इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, और इफेक्ट भी बताऊंगा इसका। बोलो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक कॉमन बात है बच्चों, एक कॉमन बात है, सब लोग लर्न करें। तीनों कंट्रीज में कॉमन बात है। कॉमन बात यह है
कि एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली कम हुआ है। क्या मेरी सब बात को सब लोग मानते हैं? एग्रीकल्चर का शेयर कम हुआ है ना? हर कंट्री में हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है और चाइना में भी हुआ है। एग्रीकल्चर करने वाले लोग कम हुए हैं, तो लोगों ने मूव किया है, दूसरे सेक्टर्स की तरफ गए हैं, लेकिन किसकी तरफ? चाइना में ये जो मूवमेंट हुआ है किसकी तरफ हुआ है बच्चों? सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। और जो इंडिया और पाकिस्तान में मूवमेंट हुआ है वो किसकी तरफ हुआ है? ट्रेजरी सेक्टर की तरफ। अब इसका मैं तुम्हें इफेक्ट बताता हूँ बच्चों। चाइना में जब ये मूवमेंट किसकी तरफ हुआ, ये प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में हुआ। पता है इसका फर्क क्या हुआ? वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ने लगी, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से इनके क्या बढ़े बच्चों? एक्सपोर्ट बढ़े। बोलो, क्या सभी को मेरी बात समझ में आई क्या? यस और नो? बोलो। सर। बाकी लोग सो गए क्या? आंसर नहीं आता तो मुझे मजा नहीं आता है, तुम्हें पता है ये बात। देखो, प्राइमरी सेक्टर से ये लोग गए सेकेंडरी में, इसीलिए इनके क्या बढ़े बच्चों? एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये रीजन है इनके एक्सपोर्ट बढ़ने का। क्योंकि तुम, हो सकता है ये क्वेश्चन मुझसे कर दो, हो सकता है तुम लोग मुझसे पूछ लो कि सर तीनों में ही तो क्या हुआ है? एग्रीकल्चर का पार्ट कम हुआ है। तीनों में ही एग्रीकल्चर का पार्ट कम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर तुम देखोगे बच्चों, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट देखो, तुम देखो एक बार जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखो एक बार प्राइमरी सेक्टर का। इंडिया का है 17%, चाइना का 9%, पाकिस्तान का 25%। इन तीनों का ही पहले अराउंड 80% था, जो हमने शुरू में भी देखा। तो कम तो है बच्चों, ये बहुत कम है, ऐसा नहीं है कम नहीं है। लेकिन इसका इफेक्ट फिर चाइना को एक्स्ट्रा क्यों मिला? चाइना कैसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा? क्योंकि चाइना के यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ ना, प्राइमरी से कहां पे हुआ? सेकेंडरी में। ओके। और हमारे यहाँ जो मूवमेंट हुआ ना बच्चों, वो हमारे यहाँ मूवमेंट चाइना, सॉरी, हमारे यहाँ मूवमेंट जो हुआ वो प्राइमरी से कहां पे हुआ बच्चों? वो हुआ है आपका ट्रेजरी सेक्टर। ओके। अब देख लो तुम, इसका प्रूफ मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, ये बात हम कर रहे हैं 15-17 की, ठीक है? देखना बहुत ध्यान से। 2015 टू 2017 में इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का कितना था? 17%। आपका जीडीपी का 17% कहां से आता है? एग्रीकल्चर से। 30% आता है सेकेंडरी सेक्टर से, और ट्रेजरी से आता है 53। बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा कहां से आता है? बोलो, सबसे ज्यादा कहां से आता है? टर्शियरी। ट्रेजरी सेक्टर से। बिल्कुल, सर्विस सेक्टर से ज्यादा आता है ऑब्वियसली। और ऐसा तुम्हें तीनों में देखने को मिलेगा। लेकिन लेकिन तीनों में अगर तुम गौर करोगे ना, तो सेकेंडरी का पार्ट ज्यादा किसका है बताओ मेरे को? इंडिया, चाइना या पाकिस्तान? सेकेंडरी चाइना। का पार्ट चाइना का। और इनका सेकेंडरी का पार्ट ज्यादा है ना, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है बच्चों। इसी वजह से ये ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इनका शेयर यहाँ पे कम है, अगर तुम देखोगे एग्रीकल्चर का कम है, लेकिन वो जो मूव होके गया ना, वो पता है कहाँ गया ज्यादा? वो गया है सेकेंडरी सेक्टर में। मूवमेंट सर्विस सेक्टर की तरफ भी हुआ है। सर्विस सेक्टर ऑब्वियसली आपका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बेटा सर्विस सेक्टर से आपके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। एक्सपोर्ट अगर बढ़ाने हैं, आपको फॉरेन करेंसी स्टोर बढ़ाना है अपने यहाँ का। सर आवाज नहीं आ रही है। अरे अरे, रुक जा रुक जा। सर अगर आपकी फॉरेन वॉइस करेंसी, नहीं आ रही है। अरे सर वॉइस दिक्कत सर तो हो आवाज रही है। नहीं आ रही है। हाँ हाँ, सर सर आपकी आवाज वॉइस नहीं आ रही है। ओके 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 ओके, सुन लिया मैंने, सुन लिया ना। चलो, अभी आ रही है सबको? बताओ, अब आ रही है सबको आवाज? हेलो, यस सर। बोलो बच्चों। यस सर सर, आ आप रही है। ये ठीक है, तो ये यस लॉजिक सर समझ में आया सबको? ये लॉजिक समझ में आया? इसकी मैं चाहता तो सर लैंग्वेज आपने लिखवा जो सकता बोला हूँ। वो बता दो। बेटा रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं, अभी टाइम कम बचा है ना, अभी मुझे थोड़ा तब और फिर ही आगे बढ़ना है। रिकॉर्डिंग में भी वही आएगा। नहीं आएगा बेटा, रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से हो रही है, तुम्हारी तरफ से नहीं हो रही है ना? जो मैंने बोला है वो आएगा उसमें, टेंशन मत लो तुम, ठीक है? चलो ध्यान से देखना सब बच्चे। अब मैंने तुम्हें लॉजिक सीधा सा ये बताया है, एग्रीकल्चर का पार्ट कम हुआ है, तीनों कंट्रीज में हुआ है, लेकिन जो मूवमेंट हुआ है
वो इंडिया पाकिस्तान में मूवमेंट कहां पे हुआ है? ट्रेजरी सेक्टर में। लेकिन जो चाइना में मूवमेंट हुआ है वो कहां पे हुआ है? सेकेंडरी सेक्टर। और होना भी चाहिए, अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको सेकेंडरी सेक्टर में ही मूव करना पड़ेगा। ओके बच्चों, और इसका तुम्हें सबसे बड़ा एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज देख के पता लगेगा। आपकी वर्किंग पॉपुलेशन का कितना परसेंट एग्रीकल्चर में लगा हुआ है? बच्चों अगर तुम देखोगे तो इंडिया का कितना है? 42.7%। अगर तुम देखोगे चाइना का कितना है? सिर्फ 17.5%। और पाकिस्तान का कितना है? 42%। ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान का जो वर्किंग पॉपुलेशन लगी हुई है एग्रीकल्चर में वो बराबर है। लेकिन यहां से मूव करके जो लोग कहां गए हैं? ट्रेजरी सेक्टर में। देखो ट्रेजरी सेक्टर कितना है दोनों कंट्रीज का? 54.3। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और इंडिया में 33.5। लेकिन कौन सी कंट्री ज्यादा तरक्की करती है? बच्चों ये पता लगता है कि आपके सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग हैं। तो अगर तुम सेकेंडरी सेक्टर में देखोगे तो इंडिया के कितने हैं? 23.8। लेकिन स्टिल ये कम है किससे? चाइना से। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होती है सेकेंडरी सेक्टर में वो कहां होती है? चाइना में। ओके, और पाकिस्तान में तो सेकेंडरी सेक्टर बिल्कुल खत्म है, ना के बराबर है। बात समझ में आ रही है? और बच्चों इसीलिए तुम देखोगे कि हमें ज्यादातर आइटम्स चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तुम्हें रीजन समझ में आ रहा है हमें क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है? क्योंकि हम प्रोडक्शन करते ही यस नहीं है। सर। हम प्रोडक्शन अगर करें, अगर Yes, आपकी पॉपुलेशन अगर मूव करेगी कहां पे? सेकेंडरी सेक्टर में, तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन होगा। लेकिन आप मूव करना ही नहीं चाहते हो। आप मूव अगर करते भी हो तो कहां करते हो? ट्रेजरी सेक्टर में करते हो। अब तुम लोग मेरे को बताना, तुम लोगों से आंसर पूछ रहा हूं मैं, जवाब आना चाहिए, है ना? देखो इंडिया का 42.7% लोग लगे हुए हैं। मैं यहां लिखता हूं 42.7% पॉपुलेशन लग रही है, और वो मिला करके कितना कमा के दे रहे हैं आपको? 17% जीडीपी का। और चाइना में ये जो पॉपुलेशन लग रही है बच्चों एग्रीकल्चर में, ये कितनी लग रही है? सिर्फ 17%। और जबकि वो कमा के दे रही है 9%। मेरे को बताओ ज्यादा बेटर कौन सा है दोनों में से? चाइना। चाइना। सिर्फ 17% लोग, मतलब ये मान के चलो 100 में से 17 लोग काम पे लगे हुए हैं जो आपको 9 रुपए कमा के दे रहे हैं, और इधर 43 लोग लगे हुए हैं जो आपको 17 रुपए कमा के दे रहे हैं। ज्यादा बेटर कंडीशन में कौन है? चाइना। इनके लोग ज्यादा फ्री हैं, और ज्यादा फ्री हैं तो वो किस तरफ फ्री है? सेकेंडरी सेक्टर की तरफ फ्री है। तो इनका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है ना? और जब इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो इसीलिए ये सर एक्सपोर्ट भी फिर करते आवाज हैं। नहीं आ रही। इसीलिए ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर ठीक आवाज है नहीं आ रही है। बेटा, अगर आवाज बीच में बंद हो हेलो। जाए तो टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, है ना? अभी जो चल रहा है सुनते रहो। आपकी आवाज में दिक्कत हो रही है। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है? सर आवाज नहीं आ रही। आ जाएगी यार, थोड़ा वेट करो, आ सर जाएगी। मैं भी क्या करूं, उसका आवाज नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ कर नहीं सकते ना बेटा। सर रिपीट कर दो। रिपीट करने का क्या है बेटा, वही तो बात है, बता तो दिया मैंने। अरे ये बताओ, ये 42 और 79 वाली बात सबको समझ में आ गई क्या? यस और नो? यस सर। सबको आ गई है? बेटा यही तुम्हें अगर लैंग्वेज में लिखने को बोला जाए तो लिख सकते हो क्या? बोलो, ये जो बातें मैंने तुम्हें बताई है यस सर। लिख सकते हो ना? बेटा ये सब तुम्हें पता लगेगा किससे? इस टेबल से। सर और ये जो टेबल है ये है 15-17 की। यही सेम डेटा मैंने तुम्हें दिया है, देखो 14-15 के लिए भी, अगर तुम 14-15 का लोगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक एडवाइस करूंगा, अगर तुम्हें डेटा एग्जाम में यूज करना है तो इस वाली टेबल का करना। ओके, 14-15 वाले का। ओके, अगर आपको डेटा यूज करना है तो इस वाली टेबल का करना इन एग्जाम। ये ज्यादा रिलायबल है, ये WTO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वही वाली बात है। 14-15 में क्या था समझ सकते हो तुम लोग, है ना? मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बात बोली है बेटा? मैंने दो बात समझाई है, सुन लेना। एक लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं मैंने दो बातें समझाई है। स्टार्ट तीनों कंट्रीज ने सेम सिचुएशन से किया था। हमारे यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन थी उसका बिगेस्ट पार्ट कहां पे लगा हुआ था? एग्रीकल्चर में। तीनों कंट्रीज में ऐसा था, तीनों में। लेकिन टाइम के साथ तीनों में एक बात कॉमन हुई, एग्रीकल्चर का पार्ट कम हुआ। ये तीनों की बात है, तीनों में कम हुआ। लेकिन वहां से कम होके वो गया किधर? वो गया कितने? ये भी एक काम की बात है। चाइना में वो जो पार्ट था वो गया बच्चों ज्यादा सेकेंडरी में, और लगभग उतना ही कहा गया ट्रेजरी में।
हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट कहाँ गया मूव करके? ट्रेजरी में। जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, प्रोडक्शन नहीं होता है वहां पे, इसीलिए आपको सामान मंगवाने पड़ते हैं दूसरी कंट्रीज से, खासकर चाइना से। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन होता ही नहीं है। मेड इन इंडिया क्यों स्टार्ट करना पड़े हमें? मेक इन इंडिया में स्टार्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन की बहुत कमी है। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज कोई लगाना नहीं चाहता, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज पूरे हैं लेकिन हम यूज नहीं करना चाहते। हम तो सर्विस सेक्टर खोल के बैठना चाहते हैं, है ना? तो अगर आप मूव करोगे किसकी तरफ? सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री तरक्की करेगी और आप एक्सपोर्टर बनोगे। ओके? और बच्चों एक लंबी चेन है इसकी। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होता है, बीओपी जिसको बोलते हैं। आपके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज अच्छे होते हैं, आपके यहाँ पे फॉरेन करेंसीज अच्छी मात्रा में होती है, आप ज्यादा तरक्की कर पाते हो, है ना? जो चीज इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है, ये चीज कहाँ पे? चाइना में। क्यों? क्योंकि उनकी वर्किंग पॉपुलेशन जो मूव की है वो कहां से कहां की है? वो की है बच्चों आपके प्राइमरी सेक्टर से। ज्यादा बड़ा पार्ट कहां गया है? सेकेंडरी सेक्टर। ओके? बोलो, क्या सभी को ये सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। सर पर इसका डाटा मिल जाएगा क्या? बेटा डेटा ही तो है ये, वही तो है बेटा ये। इसका मतलब लिखा हुआ जैसे पॉइंट्स में अरे या यार, पैराग्राफ? मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग आ रही है ना तुम्हारे पास? मैं भेज दूंगा अभी ग्रुप में। इसको 2 बार सुनो, 3 बार सुनो और अपनी लैंग्वेज में लिख लो, है ना? इसको तुम लोग लिख लेना पॉइंट्स बना के, है ना? कि तीनों कंट्रीज ने एक साथ शुरू किया था, सर तीनों आप कर कंट्रीज में दोगे क्या? अराउंड 80% पॉपुलेशन लगी हुई थी एग्रीकल्चर में। तीनों कंट्रीज में एक बात और कॉमन हुई, तीनों से मूव किया। लेकिन मूव इंडिया पाकिस्तान में कहाँ हुआ? चाइना में कहाँ हुआ? फिर उसका इम्पैक्ट बताओ। इंडिया पाकिस्तान में मूव हुआ ट्रेजरी में, इसीलिए हम ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है, इसीलिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। वहीं चाइना को देखो तो चाइना ने मूव किया सेकेंडरी सेक्टर में, इसीलिए उनके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता है और वो लोग एक्सपोर्टर बन पाए, वो लोग एक्सपोर्ट कर पाए। ये तो लिख सकते हो तुम लोग, मैंने बता भी दिया, रिकॉर्डिंग में आ गया है, सुन लेना, है ना? मैं डाल दूंगा इसको, तुम 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार तुम्हें देखना है देखते रहो उसको। ठीक है बच्चों? चलिए, सभी को आ गया यहाँ तक क्लियर? बोलो, कौन चला गया Yes, क्लास sir. छोड़ के अभी? यस सर, आ गया। निशा और यश। चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो सफिशिएंट है आज के लिए। कल हम मिलेंगे पाकिस्तान के साथ और कल डिटेल में स्टडी करेंगे पाकिस्तान के बारे में, ठीक है? और पाकिस्तान कल के कल ही खत्म कर देंगे। पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ कल हम बातचीत करेंगे कि आपकी इकोनॉमी क्यों हाँ खराब हाँ। है ना? चलो खैर, चलो ओके बच्चों, चलिए बाय सर, थैंक यू सर। बाय बच्चों, मोस्ट वेलकम।